ब्लैक नाइट सीजन 1 वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोगों को पास्ट में 10 साल पीछे ले जाया जाता है, जिस समय 5-8 एक डिलीवरी मैन नहीं था और वो एक नॉर्मल रिफ्यूजी की तरह जिंदगी जी रहा था। और ये वही समय था जिस समय सीएम कंपनी को लेकर के रिफ्यूजी में से काफी सारे लोग उनके खिलाफ आगे आने लगे थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए सीएम कंपनी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसके लिए सीएम कंपनी इन सभी विद्रोहियों को ये डिक्लेयर कर देती है कि ये लोग टेररिस्ट और इन लोगों को सीएम कंपनी और उनके सभी लोगों को खतरा है। तो वो लोग ऑर्डर निकाल देती है उन सभी विद्रोहियों को जान से खत्म करने का, जिसके बाद आर्मी सीधा ही रिफ्यूजियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर देती है। और इसी लड़ाई के अंदर 5-8 को भी गोली लगती है और वो बेहोश हो जाता है। मगर अब जब 5-8 होश में आता है तो वो देखता है कि वो लाशों के ढेर पर पड़ा है और ये लाशें सभी उसके साथियों की है, जिनको बेरहमी से सीएम कंपनी के इन लोगों ने मारा है। पर उसी टाइम 5-8 को ये भी दिखता है कि उसी के सामने पड़ी एक बॉडी के पास एक गन है। वो जल्दी से उस गन को लेकर वहाँ पर मौजूद कुछ आर्मी सोल्जर्स को जान से मार देता है और शायद यही पॉइंट था जब 5-8 की जान बच गई थी। और इसी के बाद 5-8 और ग्रैम्स की बातों से ये बात पता चलती है कि सीएम कंपनी ने शांति से विद्रोह करते हुए लोगों को टेररिस्ट बताकर हजारों लोगों को जान से मार दिया। और अब 5-8 भी ये कसम खा लेता है कि वो कुछ ही टाइम बाद सबका बदला लेकर सब कुछ ठीक जरूर करेगा। शायद यही वो पॉइंट था जब 5 डिलीवरी मैन का जॉब ली होगी और यही कारण है 5-8 शुरुआत से ही सीएम कंपनी की हर हरकत पर नजर रखे हुए, क्योंकि वो ये जॉब केवल अपने रिफ्यूजी लोगों को बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में अब साउल डिलीवरी मैन बनने के लिए सीधा ही जाकर 5-8 से मिलता और अब साउल 5-8 को ये बात बताता है कि उसने अपनी बहन की मौत के बाद जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, मगर अब उसकी उम्मीद दोबारा से जग गई है और वो किसी भी हाल में 5-7 डिलीवरी मैन बनना चाहता है और वो उसकी मदद चाहता है वो सभी टेस्ट पास करने में, क्योंकि 5-8 पहले ही उन टेस्टों को पास कर चुका है और उसे पता है कि वो टेस्ट किस तरह से पास करिए जाते। मगर 5-8 साउल को इस चीज के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसको जाता देख साउल गुस्से में 5-8 को ये बात बोलता है अगर उसे उसकी मदद करनी ही नहीं तो उसने उसको पहले जिंदा क्यों बचाया, और अब जब उसकी एक उम्मीद जिंदा रहने की बची है तो वो उसे मना कर रहा है। तो साउल की अब ये बात सुनकर 5-8 उसको मिलने की डेट और मिलने की जगह के कोऑर्डिनेट्स देकर आकर समय पे मिलने के लिए बोलता है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जनरल सियोला के पास आकर उसका एक आदमी उसे ये बात बताता है कि 5-8 और उसी के जैसे 11 डिलीवरी मैन जनरल डिक्सिक से बाहर एक खुफिया जगह पर मिलकर आपस में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनरल सियोला काफी समय से अपने लोगों की मदद से 5-8 के ऊपर नजर रखवा रखी है और इस समय 5-8 के साथ जो भी लोग हैं वो सभी रिफ्यूजी थे। तो ये बात सुनते ही जनरल सियोला उस जगह के लिए उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए निकल जाती है, जहाँ 5-8 अपने उन 11 लोगों के साथ बच्चों की किडनैपिंग को लेकर बात कर रहा होता है। अब वो सबको क्लियर कर देता है कि उसे पता है कि इन सभी किडनैपिंग्स के पीछे सीएम कंपनी का ही हाथ है और केवल उन्हीं लोगों के बच्चे किडनैप हो रहे हैं जिनके माँ बाप पहले माइनिंग के अंदर काम किया करते थे, क्योंकि उन्हीं लोगों के बच्चों का म्यूटेंट बनना काफी ज्यादा पॉसिबल है। इसी के बाद 5-8 अपनी पूरी टीम मेंबर्स को साउल की जख्म की फोटो भी दिखाते हैं, जिसके अंदर उसकी बोन की जगह मेटल दिख रहा होता है। और अब उन सभी टीम मेंबर्स को ये बात पता चल जाती है कि साउल भी एक म्यूटेंट बच्चा है। अब उसी टाइम सियोला भी अपनी टीम के साथ 5-8 की उस सीक्रेट जगह के बाहर पहुंच जाती है, मगर इससे पहले वो अंदर घुस पाती 5-8 भी ये चीज नोटिस कर लेता है। कुछ सेकंडों के अंदर 5-8 उस जगह का पूरा सीन ही चेंज करके रख देता है, क्योंकि जिस समय सियोला उस रूम तक पहुंचती है तो वो देखकर दंग रह जाती है कि इस समय वो सभी 11 मेंबर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग और वर्कआउट कर रहे होते हैं और सियोला तो यहाँ पर ये सोचकर आई थी कि शायद ये लोग यहाँ पर अपने गलत कामों को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। तो अब ये दोनों दोबारा से बात करते हैं, जिसमें सियोला 5-8 को ये बात बताती है कि जो डिलीवरी मैन 5-7 अभी मरा है उसकी रिपोर्ट से उन लोगों को ये पता चला है कि उसकी मौत ज्यादा काम करने की वजह से हुई है। अगर 5-8 ये बात जानता है कि उसकी मौत नहीं हुई है, उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि जिस समय उसके साथ वो सब हुआ था 5-8 वहीं पर था। और अब 5-8 सियोला को भी ये बात बताता है कि शायद उसकी गर्दन के अंदर कोई चिप लगा था जिसकी वजह से की मदद से उसकी जान ली गई है। और साथ में अब 5-8 सियोला को उस टैटू को भी ड्रॉ कर देता है जो उन सभी किडनैपर्स की नेक पर उसने देखा था और उन लोगों को अब सब पता लगाने के लिए ऐसे ही टैटू वाले किसी इंसान को ढूंढना हो। और अब सियोला को ये भी पता चलता है कि सभी किडनैपिंग केवल जर्नल डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं हो रही, रिफ्यूजीज के भी काफी सारे बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं। जिस चीज से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों के रास्ते भले ही अलग अलग हो, मगर ये दोनों चाहते एक ही चीज है कि किसी भी तरह से किडनैपिंग रुके और सभी किडनैपर्स के बारे में पता चले। अब नेक्स्ट डे ही साउल भी 5-8 की दी हुई उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही 5-8 और 4-1 उसका वेट कर रहे होते हैं। और उन लोगों को पहली बार में ये बात समझ में आ जाती है कि इस लड़के को ट्रेन करने में उन लोगों को
काफी मेहनत करनी होगी। तो अब इसी के बाद साओल भी डिलीवरी मैन बनने के कंपटीशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, जहाँ पर हजारों लोग आए हुए होते हैं सिर्फ इस एक पोस्ट के लिए। और अब इसी के बाद साओल मेहनत से भरी हुई तैयारी शुरू हो जाती है और उसको ट्रेन करने वाले लोग भी डिलीवरी मैन ही है, जिसमें सबसे बेहतर डिलीवरी मैन 5-8 भी है। और अब काफी समय की हार्ड मेहनत के बाद साओल भी पूरी तरह से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन इस कंपटीशन का पहला टेस्ट होने वाला है। और इस समय सभी खिलाड़ियों को अलग अलग छोटे छोटे रूमों में बंद कर दिया जाता है, जिसमें एक छोटे रूम के अंदर 20 से 25 लोग एक साथ होते हैं। और इस गेम का रूल ये है कि इन लोगों को आपस में फाइट करनी है और जो एंड तक खड़ा रहा वो इस राउंड का विनर होगा। मगर साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी बनाई गई है कि हर मिनट में इस रूम को ऑक्सीजन कम होता जाएगा और ऑक्सीजन के बिना भी इन लोगों को लड़ना होगा। अब ये राउंड शुरू होते ही वो सभी लोग एक दूसरे को बिना कुछ सोचे समझे मारना शुरू कर देते हैं। और साओल, जिसको खुद 5-8 ने ट्रेंड किया है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है और काफी पिटने और काफी सारे लोगों को मारने के बाद भी वो डटा रहता है। और होते होते एंड में केवल एक आदमी और साओल के साथ बचता है और अब तक रूम को ऑक्सीजन भी ना के बराबर हो चुका होता है। साओल अपनी ट्रेनिंग और अपने जिद्दी एटीट्यूड के कारण उस खिलाड़ी को मारकर इस राउंड का विनर बन जाता है। और अब सेकंड राउंड के लिए हजारों में से केवल 8 लोग ही क्वालिफाई होते हैं, जिसमें साओल भी है। दूसरी तरफ सियोला सीधा ही रिफ्यूजी बस्ती में जाकर एक आदमी से मिलती है और इस आदमी का भी पहले एक बच्चा किडनैप हो चुका है। तो अब सियोला उस आदमी को 5-8 का दिया हुआ टैटू का निशान देकर ये बात बोलती है, ऐसा टैटू किस आदमी के ऊपर है उस आदमी के बारे में पता लगाना है। इसी के बाद सियोला अपने बॉस डिफेंस मिनिस्टर के साथ रियो के ऑफिस जाती है। और अब रियो के कहने पर सियोला का डिफेंस मिनिस्टर बॉस उसको ये ऑर्डर देता है कि उसको रियो को कुछ ही समय के अंदर जनरल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सभी लोगों की प्राइवेट जानकारी की फाइलें लाकर उसको देनी है। अब इस बात के लिए सियोला मना तो नहीं कर पाती है, मगर अंदर ही अंदर वो ये बात जानती है कि इस चीज का इस्तेमाल रियो किसी गलत चीज के लिए ही करेगा। यहाँ दूसरी तरफ साओल का दोबारा से सेकंड राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें इन 8 बचे हुए खिलाड़ियों को एक जरूरत की चीजों का बॉक्स देकर एक कार दी जाती है। और इस चैलेंज में इनको करना ये है कि इनको सेफली इस बॉक्स को इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। और इस राउंड में केवल 2 ही लोग सेलेक्ट होंगे जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेंगे इस बॉक्स को सुरक्षित लेकर। और इस चैलेंज को कठिन बनाने के लिए इस चैलेंज के अंदर शिकारियों के तौर पर जेल में बंद करे हुए कैदियों को निकालकर शिकारी बनाया गया है। और उन लोगों को भी ये ऑफर दिया गया है, उनमें से जो भी खिलाड़ियों को जान से मारने या रोकने में कामयाब होगा उसकी सजा खत्म कर उसे जेल से निकाल दिया जाएगा। मतलब अब वो सभी शिकारी असली शिकारियों से भी ज्यादा खतरनाक बनकर इन लोगों को मारने की कोशिश करेंगे। शिकारी और खिलाड़ी दोनों को ही इस चीज की खुली छूट है कि वो दोनों ही एक दूसरे को जान से मार सकते, जिसके लिए उन्हें गने भी दी गई हैं। अब सेकंड राउंड शुरू हो जाता है। अब साओल कार ड्राइविंग की स्किल काफी अच्छी है, तो वो काफी खूबसूरती से अपनी कार को बचाता हुआ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा होता है। पर अब कुछ ही टाइम बाद उन शिकारियों को भी इन लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया जाता है और अब चारों तरफ गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें इन लोगों के पीछे शिकारी इन पर गोलियां चला रहे होते हैं और एक एक कर अब खिलाड़ी मरना शुरू हो जाते हैं। और इस समय जब ये मैच सभी लोग देख रहे होते हैं तो सभी की उम्मीद साओल से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इस कंपटीशन का अट्रैक्शन पॉइंट साओल ही है, क्योंकि वो अकेला एक रिफ्यूजी खिलाड़ी है, बाकी सब तीनों में से किसी ना किसी क्लास में से हैं। अब कुछ ही टाइम बाद साओल की कार को भी एक जोरदार टक्कर एक शिकारी की कार मारती है, जिस कारण से उसकी कार खराब हो जाती है। तो वो अपना बॉक्स हाथों में ही लेकर वहाँ से पैदल भागना शुरू कर देता है। मगर वो कुछ ही दूरी पर देखता है कि एक और खिलाड़ी जिसकी कार इस समय रेत के अंदर फंस गई है उसकी वो मदद ले सकता है। तो वो उसके पास जाकर उसकी कार निकालने में रेत से मदद करता है। इसके बदले में वो लड़की उसे अपनी कार में बैठाकर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि इस लेवल में 2 लोग सेलेक्ट होंगे, तो अगर वो दोनों एक साथ भी पहुंचते हैं तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मगर कुछ ही टाइम बाद उनकी उस कार के पीछे भी शिकारी आ जाते हैं और अब वो चलते हुई कार में से उस दूसरे खिलाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। और अब जब साओल उन बाकी बचे हुए शिकारियों को मार रहा होता है तो वो नोटिस करता है कि उसके सामने से ही एक और बचा हुआ खिलाड़ी उससे आगे निकल जाता है। और अब साओल इस कंफ्यूजन में फंस जाता है कि वो दोबारा से बैक जाकर उस लड़की को बचाए या खुद भी कार लेकर आगे निकल ले, क्योंकि अब एक आदमी जब आगे निकल चुका है तो अब केवल एक और आदमी की जगह कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए बची है। इसी पॉइंट पर एक खिलाड़ी साओल से आगे निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है।